दोस्तों, आपने किसी भूत प्रेत या फिर किसी पिशाच से सामना ऐसी भूतिया कहानी तो जरूर सुनी होंगी। लेकिन अगर किसी भूत का ही किसी जानवर से सामना हो जाए तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी मेरे साथ। महीने भर की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी थी। उस टाइम मैं स्कूल में था या कॉलेज में, ये मुझे ठीक से तो याद नहीं। तो मैंने गांव अपनी नानी के यहाँ छुट्टियां बिताने के लिए जाने का मन बनाया। अक्सर मैं अपनी माँ के साथ ही जाता था, इसलिए इस बार मैंने अकेले ही जाने का सोचा। मेरा जो ननिहाल था वह उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए इलाके में से एक था, जो कि मुख्य शहर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। और नानी के गांव के लिए शहर से जाने वाली बस में मुखिया गांव से लगभग 20 किलोमीटर पहले ही हमें उतार देती थी। उसके बाद गांव की तरफ जाने वाली किसी भी वाहन से लिफ्ट लेकर ही हमें नानी के गांव तक पहुंचना पड़ता था। और जो सड़क थी वह भी मेन गांव से लगभग 2 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाती थी। सड़क से उतरकर लगभग 2 किलोमीटर तक हमें पैदल ही चलना पड़ता था, तब जाकर कहीं हम नानी के गांव में पहुंच पाते थे। और इस बार यह सारा सफ़र मैंने अकेले ही तय करने का फैसला कर लिया था। उस दिन दोपहर के लगभग 3 बजे मैं मेरा सामान पैक करके बस स्टैंड के लिए घर से निकल पड़ा। नानी के गांव जाने वाली बस 4 बजे रवाना होने वाली थी। क्योंकि सफ़र थोड़ा लंबा था, इसलिए बस में सीट लेने के चक्कर में मैं थोड़ा टाइम से पहले ही बस स्टैंड पहुंच गया था। अब जैसे ही गाड़ी में 4 बजे बस और मैं हम दोनों ही अपनी मंजिल की ओर निकल पड़े। अब जैसे जैसे बस और मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, वैसे वैसे चारों तरफ धीरे धीरे अंधेरा पसर रहा था, क्योंकि अब शाम का वक्त हो चुका था। कई जगहों पर रोककर सवारी उतारने और बैठाने के बाद आखिरकार शाम के लगभग 6 बजे बस ने आखिर मुझे मेरी मंजिल पर उतार ही दिया। लेकिन मेरी मंजिल अभी ख़त्म नहीं हुई थी। अभी तो मुझे और आगे लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि नानी के गांव से लगभग 20 किलोमीटर पहले से ही हमें किसी दूसरे वाहन से लिफ्ट लेकर नानी के गांव तक पहुंचना होता है, क्योंकि सड़क गांव के बगल से लगभग 2 किलोमीटर साइड से गुजरती थी। अब उस मोड़ पर उतरने के बाद मैं गांव की तरफ जाने वाले किसी वाहन का इंतजार करने लगा था, जो कि अगर मुझे लिफ्ट दे दे तो मैं गांव के थोड़ा नज़दीक पहुंच जाऊं। इसके बाद मैं वहीं पर खड़ा खड़ा किसी के आने का इंतजार करने लगा। अब मुझे वहां पर इंतजार करते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था, पर अभी तक भी कोई भी वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था। समय के साथ साथ शाम ढलने के बाद अब रात हो चुकी थी। और अब मैंने घड़ी में टाइम देखा तो लगभग रात के 8 बज रहे थे। इसके बाद मैंने सोचा कि अब यहाँ और रुकना ठीक नहीं, मुझे पैदल ही थोड़ा गांव की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। शायद कोई रास्ते में मिल जाए तो उसे लिफ्ट ले लूँगा। यही सोचकर मैं अपने बैग को उठाकर नानी के गांव की तरफ चल पड़ा। अब चारों तरफ बिल्कुल शांति सी थी। शहर में जैसे रात के 3 बजे जितनी शांति होती है ना, बिल्कुल वैसे ही। लेकिन यहाँ तो गांव था, तो गांव में रात के 8 बजे ही इतनी शांति हो जाती है। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, और उस अंधेरे में मैं और मेरे सामने सिर्फ वह सड़क थी जिस पर मैं लगभग तेज कदमों के साथ चलते जा रहा था। लेकिन चलने के साथ साथ मन में एक उम्मीद और भी थी कि काश कोई मुझे लिफ्ट देने के लिए मिल जाए, वरना आज तो मेरे पैरों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। क्योंकि मैं मेरे जीवन में कभी भी इतना पैदल नहीं चला था, इसलिए मुझे ज़्यादा पैदल चलने की आदत नहीं थी। अब उस सड़क पर मुझे चलते हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था और मैंने लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया था।
लेकिन अभी भी मेरे सामने 15 किलोमीटर का सफ़र बाकी था। अब धीरे धीरे चलने की हिम्मत जवाब देने लगी। तब मुझे मेरे पीछे दूर से एक रोशनी आती हुई दिखाई दी और उसे देखकर मैं रुक गया। मैंने सोचा कि शायद कोई वहाँ इस रास्ते पर आ रहा होगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे वो मेरे करीब आ रहा था तो मुझे यह समझने में देर नहीं लगी कि यह कोई बड़ा सा ट्रक या फिर बस है। इसके बाद उसे दूर से ही आता हुआ देखकर मैं उसे लिफ्ट के लिए हाथ देने लगा, क्योंकि अब यही मेरी आखिरी उम्मीद थी। मैंने मन में सोचा कि क्या पता इसके बाद कोई दूसरा वहाँ आए या ना आए, इसलिए मुझे किसी भी तरह से इस गाड़ी वाले से लिफ्ट लेकर गांव तक पहुंचना ही था। थोड़ी ही देर बाद हेडलाइट की तेज़ रोशनी के साथ जब वह मेरे पास आकर रुका तो मेरे गौर से देखने पर मुझे पता चला कि यह तो एक ट्रक है, लेकिन वह ट्रक दिखने में बहुत ही ज़्यादा पुराना लग रहा था और ट्रक से भी ज़्यादा पुराना उसका ड्राइवर लग रहा था। मेरा मतलब है कि उस ट्रक का ड्राइवर बहुत बूढ़ा था। तभी मैंने इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस ट्रक ड्राइवर से पूछा कि क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और बस एक टक मेरी तरफ देखता रहा। तभी मुझे लगा कि बूढ़ा आदमी है, शायद कम सुनता होगा और उस पुराने से खटारा ट्रक की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसलिए मैंने अपनी आवाज़ में थोड़ा जोर लगाकर उससे कहा कि क्या आप मुझे आगे वाले गांव तक छोड़ दोगे? लेकिन इस बार भी वह आदमी अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। उसने अपना सिर हाँ में हिलाया और मुझे ट्रक में आकर बैठने का इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह राहत मुझे आगे जाकर एक नई मुसीबत में डाल देगी। खैर आगे सुनिए। मैं अपना सामान लेकर मैं उस ट्रक में बैठ गया। उस ट्रक में बैठने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ऊपर कुछ बहुत ही ज़्यादा वज़न उठा रखा है, क्योंकि उस ट्रक में बैठने के बाद मुझे अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा भारी भारी महसूस हो रहा था। और जो सबसे ज़्यादा अजीब बात मुझे लगी वो ये थे कि वह ट्रक ड्राइवर का बूढ़ा आदमी ट्रक चलाते वक्त सामने सड़क की तरफ कम और मेरी तरफ ज़्यादा देख रहा था। जब कभी भी मेरी नज़र उससे हटी तो नज़र हटाते ही वह एक टक मुझे देखता रहता और जैसे ही मेरी नज़र उसकी तरफ पड़ती तो वह अपनी नज़रों को चुराकर फिर सामने की तरफ देखने लगता। ऐसा काफ़ी देर तक हो रहा था। अब हम लोग लगभग 5-7 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके थे, लेकिन तभी मैंने उस आदमी से पूछ ही लिया कि क्या हुआ काका, आप इस तरह से मुझे क्यों देख रहे हैं? तभी उस आदमी ने पहली बार बोलने के लिए अपना मुंह खोला और मुझसे कहा कि मेरा बेटा भी बिल्कुल तुम्हारी ही तरह ही दिखता था। तब मैंने उससे कहा कि दिखता था का क्या मतलब है आपका? तो उसने कहा कि एक बार मेरा बेटा मुझे खाना देकर इसी सड़क से वापस अपने घर जा रहा था, तभी किसी ने रास्ते में ही चाकू मारकर उसे मार डाला। जब उस आदमी ने यह बात बोली तो यहाँ तक तो मुझे सब कुछ ठीक ही लगा, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसे सुनकर जैसे मेरी तो गले से पानी ही सूख गया था। उस आदमी ने आगे मुझसे कहा कि इसीलिए मुझे इस रास्ते पर जो भी कोई अकेला आदमी आता जाता मिलता है तो मैं उसे जान से मारकर अपने बेटे की मौत का बदला ले लेता हूँ, और उन्हें मारकर मेरी आत्मा को बहुत ज़्यादा सुकून मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे बेटे की मौत का बदला ले लिया। और इतना कहकर वह आदमी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। जब आदमी हंस रहा था तब मैंने गौर से उसके मुंह की तरफ देखा
तो मुझे पता चला कि उसके मुंह में एक भी दांत नहीं थे, और यह सब सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। वह बूढ़ा आदमी उस ट्रक को शुरू से ही काफ़ी धीरे धीरे चला रहा था, लेकिन अब उसकी रफ्तार को देखकर मैंने सोचा कि अगर इस मुसीबत से बचना है तो क्यों ना मैं चलते हुए इसी ट्रक से नीचे कूद जाऊं। वैसे भी ट्रक की इतनी कोई ज़्यादा रफ्तार तो है नहीं जिससे कि मुझे कोई ज़्यादा चोट लगे। और यही सोचते सोचते मैं सीट पर बैठा बैठा थोड़ी दूर जाने लगा था, और अब मैं खिसकते खिसकते खिड़की के करीब आ चुका था, और अब मैं वहाँ से कूदने ही वाला था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने अचानक से ट्रक रोक दिया, और उसने जो कहा उसे सुनकर तो मैं और भी ज़्यादा चौंक गया। उसने कहा कि कूदना है तो वैसे भी कूद जाओ, मैं ट्रक को रोक देता हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि ट्रक के नीचे उतरकर तुम बच जाओगे? मैं आज तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहकर वह आदमी उस ट्रक को अब दुगनी रफ्तार से भगाने लगा। अब मैं मन ही मन भगवान को याद कर रहा था कि हे भगवान, मुझे किसी भी तरह इस मुसीबत से बचा ले। अब मैं ट्रक चलाते वक्त उस आदमी के हाथ और पैरों की तरफ गौर से देख रहा था। तब मुझे दिखा कि वह आदमी ट्रक चलाते हुए काफ़ी ज़्यादा काँप रहा था। उसके हाथ बुरी तरीके से काँप रहे थे। तभी मैंने हिम्मत करते हुए उस ट्रक ड्राइवर को यानी उस बूढ़े आदमी से कहा कि तुम मुझे मारने वाले हो तो डरना तो मुझे चाहिए, और तुम क्यों इतना डर रहे हो? तो इस बात पर वह बूढ़ा आदमी कुछ नहीं बोला और बस चुपचाप ट्रक भगाते जा रहा था। जिस रास्ते पर वह ट्रक भगा रहा था उस रास्ते की सड़क काफ़ी संकरी और ऊबड़ खाबड़ थी। उस सड़क में बहुत ज़्यादा गड्ढे भी थे। तभी अचानक मुझे सड़क पर सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखाई दी। उस बैलगाड़ी को देखकर मैंने सोचा कि मुझे मेरी जान बचाने का सिर्फ यही एक मौका है, और अगर मैंने इसे भी गंवा दिया तो आज मुझे इस बूढ़े आदमी के चंगुल से कोई भी नहीं बचा सकता। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस बूढ़े आदमी ने उस बैलगाड़ी को साइड में हटाने के लिए जोर से ट्रक का हॉर्न बजाया, और उसके ट्रक का हॉर्न इतनी तेज था कि उसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए तो मुझे झटका सा लगा। उस बूढ़े आदमी ने बैलगाड़ी को साइड में हटाने के लिए हॉर्न बजाया था, मगर हॉर्न बजते ही उसका उल्टा ही हो गया था। उस बैलगाड़ी का जो बैल था वह हॉर्न की आवाज़ से हड़बड़ाकर साइड में हटने की बजाय उल्टा सड़क के बीच में आकर खड़ा हो गया। और तभी पता नहीं अचानक वहाँ पर कहाँ से दो आदमी आ गए जो उस बैलगाड़ी को साइड में हटाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो बैल उस सड़क से साइड में हट ही नहीं रहा था। और अब धीरे धीरे हमारा ट्रक भी उस बैलगाड़ी के करीब जा रहा था। आखिर में ना चाहते हुए भी उस बूढ़े आदमी ने उस बैलगाड़ी के पास जाकर उस ट्रक को रोकना ही पड़ा। जैसे ही ट्रक उस बैलगाड़ी के पास जाकर रुका तो मैंने गौर से उस बैलगाड़ी के पास जो दो आदमी थे उनको देखा। उनको देखने पर मुझे मालूम पड़ा कि ये तो मेरे नाना जी और मेरे मामा हैं। मेरे पास अपनी जान बचाने का इससे बढ़िया मौका नहीं था। मैंने ट्रक में बैठे बैठे ही जोर से आवाज़ लगाई। मामा जी मेरी आवाज़ को सुनकर मेरे मामा मेरी तरफ देखकर चौंक गए और उन्होंने मुझसे कहा कि हम लोग तुम्हें ही ढूंढने के लिए आ रहे थे, क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने हमें फ़ोन करके बताया था कि तुम आज गांव आने वाले हो, और काफ़ी देर तक तुम्हारे गांव ना पहुंचने के कारण हमें तुम्हारी चिंता होने लगी थी, और इसीलिए हम लोग तुम्हें लेने के लिए आ गए। अभी वह बूढ़ा आदमी उस बैलगाड़ी को कुचलते हुए आगे ट्रक को भगाने ही वाला था कि तभी मैं मौका देखकर ट्रक से नीचे कूद गया। जैसे ही मैं नीचे कूदा तो वह बैल अपने आप ही सड़क से साइड में हो गया और वह ट्रक तेज गति से वहाँ से गुजर गया। इसके बाद मैं मेरे नाना जी और मामा के साथ उनके घर चले गए और घर जाकर उनको मेरे साथ हुई
सारी घटना बताई। तब मेरे नाना जी ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मैं दंग रह गया। मेरे नाना जी ने मुझे बताया कि इस रास्ते पर एक छलावा है जो अनजान लोगों को देखकर अलग अलग रूप लेकर उनका रास्ता भटकाने की और उन्हें जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मैंने एक चीज़ और नोटिस की। जैसे ही हम लोग घर पर पहुंचे थे तो वह बैल कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही उछल कूद कर रहा था, मानो उसे जैसे कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई हो। तभी मेरे नाना जी ने मुझसे कहा कि यह बैल इंसान से भी ज़्यादा समझदार है और भविष्य में होने वाली किसी भी खतरे को भांप लेता है। आज तक इस बैल ने मुझे कई मुसीबतों से बचाया है और इसलिए रात के समय में इसे अपने साथ लेकर ही जाता हूँ। तभी मैंने मन ही मन उस बैल का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि उस दिन उस बैल की वजह से ही मेरी जान बच चुकी थी।